हेलो एवरीवन। अगर मैं आपसे आज वीडियो की शुरुआत एक क्वेश्चन से करूं तो आप सोचोगे अरे आज सर क्या लेके आए हैं, कौन सा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। हमने कहा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम आपसे कहें कि कुछ ऑब्जर्वेशन बताओ, आप कहोगे हो सर ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, ऑब्जर्वेशन तो अक्सर गलत हो जाते हैं। हम कहेंगे नहीं अभी नहीं होंगे, अभी हम जब पूरा करा देंगे तो कुछ नहीं गलत होगा। तो आपने कहा ठीक है सर पूछिए। हमने कहा अच्छा ये बताओ कि व्हेन एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन या क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस अमोनिया या अमोनिया गैस पास थ्रू हीटेड कॉपर ऑक्साइड, अमोनिया गैस पास थ्रू हीटेड लेड ऑक्साइड। आप कहोगे अरे सर ये तो बड़ा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहां से है कैसे है। इन्हीं सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ हम आज अपने इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि व्हाट आर द वेरियस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, जिसमें आपको इस टाइप के ऑब्जर्वेशन वाले सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम लेकर चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया। बहुत आसान है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि अभी आप देखोगे कि जब सारा प्रॉपर्टीज कर लेंगे उसके बाद जब लास्ट में हम आपको बताएंगे कि व्हाट टाइप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। तो हम और ज्यादा प्रॉपर्टीज भी नहीं है, 3 प्रॉपर्टीज हैं केवल, जिसमें से एक एक करके बारी बारी से हम तीनों प्रॉपर्टीज आप तक सामने लाएंगे। तो इसमें हम पहली प्रॉपर्टी जो अमोनिया की देखते हैं वो होती है इसकी कंबस्टिबिलिटी। अब देखो इस कंबस्टिबिलिटी में आप अगर बुक में देखोगे तो आपको 2 डायग्राम दिखाई देंगे। दोनों डायग्राम में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है। आप सोच रहे होगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है तो सर ने यहां आज ड्रॉ क्यों नहीं किया। वो हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप में अलग से डायग्राम्स हैं, आप देखोगे तुरंत पहचान जाओगे, तो उसको हम यहां रफली ड्रॉ कर देंगे आपको सिर्फ एक याद दिलाने के लिए कि हाँ ये डायग्राम आएगा तो आपको ये आंसर लिखना है। तो कंबस्टिबिलिटी ऑफ अमोनिया की जब हम बात करेंगे तो आपको यहां पर सबसे पहली चीज जो याद रखनी है वो ये है कि जो अमोनिया गैस होती है ये नीदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन, यानी कि ना तो ये कंबस्टिबल होती है ना कंबशन को सपोर्ट करती है। अब भाई हम कंबस्टिबिलिटी की बात कर रहे हैं, मतलब अमोनिया को बर्न कराएंगे, तो इस अमोनिया में एक खास बात ये होती है कि ये 2 तरह से बर्न करती है। पहली चीज तो क्या हो गई कि अमोनिया, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर। एक तो सिंपल सा ये एयर में बर्न कर जाती है, और दूसरी चीज क्या होती है आपकी बर्निंग ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब ये 2 हेडिंग्स हैं समझ लो आप, जिनमें आप देखोगे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में तो डायग्राम बना हुआ होगा और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल से होते हैं। अभी आप देखोगे इनमें सब में एक इक्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है, एक इक्वेशन है, एक ऑब्जर्वेशन है, बस। लेकिन वो डायग्राम में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जरा हम लोग इस बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर की बात करें तो इसमें आप देखोगे कि आपका एक डायग्राम बना हुआ है बुक में इस टाइप से, जहां पर आप देखोगे इस टाइप से एक रेक्टेंगुलर सिलेंडर दिया हुआ है, और यहां पर आपका क्या है कि एक आउटलेट है जिससे आपकी ऑक्सीजन गैस, और एक आउटलेट है जिससे आपकी अमोनिया गैस अंदर जा रही है। यहां पर आप देखोगे कुछ कॉटन वूल्स लगे हुए हैं, कॉटन वूल लगा हुआ है, और
ये जो है इस टाइप से यहां पर आप देखोगे एक फ्लेम दिख रही है, आप कहोगे हाँ सर, हम कहेंगे देखो उस फ्लेम का कलर ध्यान से देखना, क्योंकि एक इकलौता वही फ्लेम का कलर ही इस टॉपिक का ऑब्जर्वेशन है। तो हम यहां क्या करेंगे कि ये हम लोग का कॉटन वूल हो गया, कॉटन वूल, और ये जो फ्लेम का कलर है इसको हम थोड़ा रेड से लिखेंगे ताकि ये आपको ध्यान रहे कि दिस इज द ओनली ऑब्जर्वेशन ग्रीनिश येलो फ्लेम, ग्रीनिश येलो फ्लेम। अब ग्रीनिश येलो फ्लेम में हम लोग अक्सर देखते हैं इसमें गलती होती है, बच्चा लिखता है ग्रीनिश येलो गैस, क्योंकि उसके दिमाग में कॉमन क्लोरीन का आइडिया होता है। तो आप ऐसा मत करना, ये ग्रीनिश येलो फ्लेम होती है क्योंकि ये फ्लेम अमोनिया की एटमॉस्फेयर में जब जलती है, अमोनिया तो कंबस्टिबल नहीं है ना ही सपोर्टर है, तो ये जो फ्लेम है इस फ्लेम का कलर चेंज हो जाता है, वो ग्रीनिश येलो कलर का हो जाता है। तो ये हम इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पे हम ये देखेंगे, ये लिखेंगे इसका ऑब्जर्वेशन। अब आप कहोगे सर इसकी इक्वेशन क्या करेंगे, हम कहेंगे इसकी इक्वेशन भी बहुत आसान है, आप सिंपली अमोनिया ले लो, इसकी ऑक्सीजन के संग, अभी बैलेंस करते हैं इसको, इसकी ऑक्सीजन के संग रिएक्शन करा दो, तो यहां पे आपको वाटर वेपर और ये नाइट्रोजन गैस मिलेगी, और ये जो नाइट्रोजन गैस मिल रही है यही यहां पे आपकी ग्रीनिश येलो फ्लेम से बर्न होती है। यहां पे 2 कर देंगे और यहां पर हम 6 कर देंगे और यहां पर हम 2 कर देंगे। तो अब आप देखो यहां पे आपने अमोनिया गैस को बर्न कराया तो आपको ये नाइट्रोजन गैस मिली जो ग्रीनिश येलो फ्लेम से जलती है, क्योंकि हम बार बार आपसे ये चीज कहेंगे कि अमोनिया नीदर कंबस्टिबल नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो ये हम लोग का पहला इसका कंबस्टिबिलिटी से रिलेटेड यूज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि इट बर्न्स इन एयर विद ग्रीनिश येलो फ्लेम। ग्रीनिश येलो फ्लेम इज योर ऑब्जर्वेशन, पहली चीज। अब हम आते हैं जरा अमोनिया की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हम इसको कैसे वो कराएंगे। तो आप देखोगे इसमें आपका एक दूसरा डायग्राम दिया हुआ है, इस टाइप से आपका ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप देखोगे कि यहां से तो आपकी ड्राई ऑक्सीजन गैस पास हो रही है, यहां से आपकी ड्राई अमोनिया गैस पास हो रही है, और ये थोड़ा सा वो हो गया डायग्राम, इसमें एक ही वो बनेगा, ये ऐसे करके, ये ऐसे और ये फिर ऐसे, ये और ये आपका एक हॉरिजॉन्टल जो है आपका ट्यूब लगा हुआ होता है। अब यहां पर क्या होगा, क्योंकि हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो करा रहे हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि ये हमारा कैटलिस्ट है प्लैटिनम, और यहां पर आपका ये आउटलेट बना हुआ होगा जहां से आप देखोगे कि आपको NO गैस इवॉल्व हो रही है जो कि फर्दर ऑक्सीडेशन करके NO2 गैस दे रही है। यहां पर आप ध्यान देना, अभी ऑब्जर्वेशन पे इस पर हम फोकस करेंगे। तो हमारा यहां पर हुआ कि जब हम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अमोनिया को बर्न कराएंगे तो हमको NO मिलती है और वाटर वेपर मिलते हैं। अब जरा हम लोग इसकी इक्वेशन को लिख लें, तो ये हम लोगों ने लिखा NH3 plus O2 gives NO plus H2O and the reaction is exothermic। ये प्लैटिनम की प्रेजेंस में होती है 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसकी बैलेंसिंग होती है 4 5 4 6 45 46। तो अब हम लोग यहां भी हम लोगों ने क्या देखा कि यहां हम लोगों ने देखा कि जब हम अमोनिया की कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बर्निंग कराते हैं तो हमको NO मिलती है। NO गैस कलरलेस होती है, वाटर वेपर भी कलरलेस होते हैं। अब यहां पे ऑब्जर्वेशन मेन क्या लिखें, तो अभी इन दोनों के ऑब्जर्वेशन को हम अलग से इंडिविजुअल यहां पर वो डिस्कस करेंगे। बस एक छोटी सी जो मिस्टेक होती है वो आप मत करना, यहां पर कैटलिस्ट जरूर लगाना और 800 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये ही है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। हम लोग अक्सर देखते हैं ये मिस्टेक हो जाती है, प्लैटिनम नहीं लिखा हुआ होता, एक बार चलिए टेम्परेचर अवॉइड भी कर दिया जाए, लेकिन कैटालिटिक ऑक्सीडेशन अवॉइड ना करना आप। हमने कहा मान लो अगर हम सोच ले कि भाई चलो हमें वो नहीं देखना, तो कैसे ये कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ जब आपने कोई कैटलिस्ट लिखा ही नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम लोग ने यहां पे देखा इस कंबस्टिबिलिटी से रिलेटेड हमारे दोनों डायग्राम्स हो गए, और ये पॉइंट हो गया ऑब्जर्वेशन। अभी दोनों के अलग से डिस्कस करेंगे। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान देना, नोट करके आप इस चीज को ध्यान रखो।
एक्चुअल में होता क्या है, जब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो उसमें भाई बैलेंस इक्वेशन पूछ लेते हैं, ऑब्जर्वेशन पूछ लेते हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में होता है व्हाट डज दिस डायग्राम रिप्रेजेंट। बच्चा क्या करता है, वहां लिखता है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। नहीं, ये गलती मत करना आप, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने इस पे नंबर काटे हैं। यहां पे आप लिखोगे कंबस्टिबिलिटी ऑफ अमोनिया। तो इन बोथ ऑफ द डायग्राम, इन बोथ ऑफ द डायग्राम राइट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया एज combustibility of ammonia। combustibility of ammonia, ऑक्सीडेशन पे नंबर नहीं मिलते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का, जो छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जरा हम आते हैं दोनों के ऑब्जर्वेशन पर। इन दोनों को ऐसे ही लिखा रहने दे रहे हैं, और ऑब्जर्वेशन क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है तो दोनों के ऑब्जर्वेशन इंडिविजुअल यहां पर हम अलग अलग लिखेंगे। आपको ध्यान रहेगा कि बर्निंग ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और जब हम केवल अमोनिया को ऑक्सीजन की एटमॉस्फेयर में बर्न करेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें बर्निंग ऑफ अमोनिया इन एयर, इसके ऑब्जर्वेशन में आप लिखोगे ग्रीनिश येलो फ्लेम, ग्रीनिश येलो फ्लेम। अब यहां पर जब आपने कैटलिस्ट को बर्न किया, इस पे गिव रीजन क्वेश्चन भी आता है, बर्निंग ऑफ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो हमने जैसे अभी आपसे कहा कि NO कलरलेस होती है, वाटर वेपर उनमें भी कलर नहीं होता, तो हम ऑब्जर्वेशन क्या लिखें, बिकॉज ऑब्जर्वेशन में तो वही होगा जो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें दोनों चीजें कलरलेस है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या लिखेंगे। तो आप यहां पर ध्यान रखना कि यहां पर हम पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि कलरलेस। अब इसमें बता रहे हैं, बहुत छोटी सी मिस्टेक मिलती है हम लोगों को, कलरलेस नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO formed which after further oxidation। बेटा ध्यान रखना, ये गलती मत करना, बच्चे केवल लिखते हैं रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व। रेडिश ब्राउन NO निकल ली तो रेडिश ब्राउन कहां से हुआ, रेडिश ब्राउन कलर तो NO2 का होता है, जो कि NO के फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद जब वो NO2 में कन्वर्ट होता है तब दिखता है हमें। which after further oxidation gives reddish brown NO2 गैस। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपने कहा अरे सर ये तो ठीक है, याद रखेंगे, याद हो गया, लेकिन अब ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आ चुका है कि स्टेट 2 ऑब्जर्वेशन व्हेन अमोनिया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस। आप कहोगे अरे सर एक ही तो होता है, NO बनना है। हम कहेंगे नहीं, दूसरा ऑब्जर्वेशन भी होता है जो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हमने जब इक्वेशन लिखी थी तो हमने क्या कहा था कि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। हमको मालूम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। अब वो हीट इवॉल्व कहां जाती है, वो हीट इवॉल्व क्या करेगी कि जो हमारा कैटलिस्ट है प्लैटिनम उसको ग्लो करेगी, इवन रिएक्शन रुक जाएगी उसके बाद भी। तो यहां पर क्या होगा कि ये होगा आपका कैटलिस्ट ग्लोज आफ्टर द रिएक्शन स्टॉप्स। यानी कि कैटलिस्ट ग्लो करता। अब इस पर एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी आता है कि ड्यूरिंग कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया व्हाई कैटलिस्ट ग्लोज आफ्टर द रिएक्शन स्टॉप्स। तो आपका सिंपल सा आंसर क्या होगा कि बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि हमारा रिएक्शन का नेचर एक्सोथर्मिक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होगी, जिसकी वजह से वो कैटलिस्ट गर्म हो जाएगा और बाद में भी ग्लो करेगा। तो ये हम लोग की पहली प्रॉपर्टी हो गई कंबस्टिबिलिटी, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि अमोनिया ना तो कंबस्टिबल है ना कंबस्टन में सपोर्ट करती है, और
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी बर्न होती है और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में भी इसका ऑक्सीडेशन होता है। जब हम अमोनिया को केवल एयर में या ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर में बर्न करेंगे तो हमारा ऑब्जर्वेशन होगा ग्रीनिश येलो फ्लेम, और जब हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे तो कलरलेस NO गैस इवॉल्व व्हिच आफ्टर फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स रेडिश ब्राउन NO2 गैस। पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन, कैटलिस्ट ग्लोज आफ्टर द रिएक्शन स्टॉप्स। तो ये छोटा सा हम लोग का पहला हो गया आपका यूज। अब हम आते हैं इस पे, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका सेकंड यूज होता है आपका बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। ये आप इंट्रोडक्शन वाले मेरे पोर्शन में देखो, आप अमोनिया में हम दोनों सबसे पहला पॉइंट लिया था, अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस। फिर हमने एक रिएक्शन शो करी थी कि NH3 plus H2O gives NH4OH which after further decomposition gives OH minus ion, that OH minus ion is responsible for basic nature of ammonia। ये चीज देखी थी। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखना कि अगर हम परफेक्टली ड्राई अमोनिया लेते हैं, यानी कि बिल्कुल कोई उसमें वाटर का कुछ भी कंटेंट ना हो, या हम अमोनिया गैस लेते हैं इन लिक्विफाइड फॉर्म, तो आप देखोगे कि ये दोनों जो हैं आपके न्यूट्रल होते हैं। अब आप कहोगे अरे सर ये क्या कह रहे हैं, बेसिक नेचर शो करा रहे हैं और अमोनिया, तो आप देखो ना, अमोनिया ये परफेक्टली ड्राई होनी चाहिए, ये लिक्विफाइड फॉर्म होना चाहिए, तो आपका ये न्यूट्रल होगा। ऐसा क्यों होता है? अगर हम आपसे कहें बेटा जरा अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ, आप कहोगे अरे सर बहुत सिंपल है, ये देखिए। हमने कहा वेरी गुड। हमने कहा ये क्या बचा इसमें? आप कहोगे अरे सर ये हैं इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे वेरी गुड। तो जब आप अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओगे उसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसको न्यूट्रल बना देता है। तो यहां पर क्या हुआ कि और इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये आपका एक वीक बेस होता है। तो पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि परफेक्टली ड्राई अमोनिया या अमोनिया गैस इन लिक्विफाइड फॉर्म मींस अमोनिया गैस स्टेट में होती है, अंडर प्रेशर करके इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपके दोनों न्यूट्रल होते हैं। तो अब आप कहोगे सर फिर बेसिक नेचर कहां से आ गया? हमने कहा कि अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अब यहां वही जो हम लोगों ने अमोनिया के इंट्रोडक्शन में देखा था कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया ये बेसिक होता है। दैट इज आप अमोनिया लोगे, इसकी वाटर के संग रिएक्शन कराओगे, NH4OH बनेगा, ये NH4OH फर्दर डिसोशिएट हो जाएगा NH4+ और OH- में। ये जो OH- है डिसोसिएशन तो होगा, लेकिन ये OH- क्या होता है आपका, इसका बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, लो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसीलिए ये जो है आपका एक वीक बेस होता है। बस इसका ये थोड़ा सा पोर्शन समझने वाला, इक्वेशन बहुत आसान है इसकी। तो अब आपने क्या देखा कि बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया में हम परफेक्टली ड्राई गैस या अमोनिया गैस का जो लिक्विफाइड फॉर्म होगा वो हमारा न्यूट्रल होता है, लेकिन जब हम एक्वस सॉल्यूशन अमोनिया का बनाएंगे तो वो बेसिक होगा इस फैक्ट के अकॉर्डिंग। तो अच्छा, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि अमोनिया, क्वेश्चन आ गया राइट अ रिएक्शन टू शो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया, तो आप वहां पर क्या करोगे भाई, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं, तो आप वहां पर अमोनिया के संग और NH4OH के संग, दोनों के संग किसी भी एसिड की रिएक्शन शो कर देना, आपके दोनों करेक्ट होंगे। तो अब यहां पर आ गया, अब आप कहोगे सर लेकिन NH4OH तो समझ में आ गया कि इसमें OH था, लेकिन अमोनिया में तो कुछ भी नहीं है, तो वो बेसिक नेचर कैसे शो करेगा? तो अब हम लोग जरा थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली आते हैं अपनी इक्वेशंस पर। हमने आपसे कहा कि बेटा अमोनिया ले लो आप, जो गैसियस अमोनिया है,
अमोनिया इन गैसियस फॉर्म। ये क्या होता है, ये आपका होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। प्रोटॉन मींस H प्लस आयन, आपने केमिकल बॉन्डिंग में देखा होगा कि, और ये क्या करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है H प्लस और अमोनियम आयन फॉर्म कर लेता है। तो इस अमोनियम आयन की वजह से जितनी भी आपकी अमोनिया गैसीय स्टेट में है वो एसिड के संग रिएक्शन कर जाती है। तो बहुत सिंपल सी चीज है कि अमोनिया गैस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन होता है। हम लोग देखा ही है कि ये अमोनिया रिएक्शन करती है प्रोटॉन के संग, अमोनियम आयन दे देती है। ये अमोनियम आयन जो है आपका किसी भी एसिड के संग आराम से रिएक्शन कर जाता है। तो ये हम लोग का थ्योरेटिकल पोर्शन थोड़ा सा ये हो गया। अब हम लोग जरा बात करते हैं कि इसमें हम इक्वेशन क्या लिखेंगे। तो आप, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इक्वेशन लिखने में आती है, तो आप यहां पर ध्यान रखना कि बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया की रिएक्शन लिखनी हो तो इसकी रिएक्शन आप विद एसिड करा देना। किसकी किसकी रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ अमोनिया और NH4OH। अभी सेम एसिड लेके हम दोनों रिएक्शन आपको लिख के दिखाएंगे। और दूसरी चीज आपको अगर मालूम हो तो एनी इक्वेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये भी एक पन्ने का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती हैं इसमें। लेकिन एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप इसकी कौन सी इक्वेशन लिखोगे, विद NH4OH, क्योंकि भाई NaOH से क्या मतलब है, हमको NH4OH लेना है। और हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या देखा है कि वहां पे NaOH के संग रिएक्शन भी है, NH4OH के संग भी रिएक्शन भी है। इसीलिए यहां एनी इक्वेशन से आप कंफ्यूज मत होना, एनी इक्वेशन विद NH4OH। अब आप देखो, अगर हम इनकी रिएक्शन की बात करें तो हमने कहा बेटा एसिड ले लो HCl और इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दो। ये तो आप 6th 7th 8th से पढ़ते चले आ रहे हो, NH4Cl। फिर हमने कहा कि बेटा अब इसी HCl की रिएक्शन आप करा दो NH4OH के संग, क्योंकि अक्सर बच्चा ये कंफ्यूज रहता है कि एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इसकी जब हम HCl के संग रिएक्शन करा रहे हैं तो यहां वाटर तो बन ही नहीं रहा है। तो कोई बात नहीं, क्यों, क्योंकि अमोनिया गैस प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये क्या करेगी, NH4 आयन बनाएगी और फिर ये आपका H दिया हुआ यहां पे NH4 और ये Cl बन गया आपका। ऐसे यहां पे HCl NH4OH के संग NH4Cl और ये आपका वाटर बन गया यहां पे, चाहे जैसे रिएक्शन करा दो, क्योंकि ये तो बेस है ही है आपका, लेकिन ये यहां पे कंफ्यूजन होता है। तो ये हो गया। आपने कहा सर एक रिएक्शन इसकी जरा HNO3 के संग भी दिखा दीजिए। हमने कहा चलो अच्छा, HNO3 लेंगे, अमोनिया लेंगे, सीधे सीधे NH4NO3 बना देंगे। अब आप देखो यहां पे ये NH3 था, ये प्रोटॉन NH3 प्रोटॉन एक्सेप्टर है, NH4 बना लिया, NO3 बना लिया। जब अमोनिया के संग रिएक्शन दिखाना तो आप वाटर मत दिखाना उसमें। अब क्या हुआ, हमने कहा, आपने कहा सर HNO3 की क्या हम NH4OH के संग भी रिएक्शन दिखा देंगे। हमने कहा वेरी गुड, NH4NO3 बन जाएगा। और यहां, क्योंकि यहां पे हमने ये बेस लिया है, ये एसिड लिया है, एसिड और बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर बन गया। तो जब आप NH4OH के संग कराओगे तो डायरेक्टली आपकी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन को वो सेटिस्फाई करा देगा, यानी कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। लेकिन जब आप अमोनिया के संग रिएक्शन कराओगे तो आपको वो फंडा याद रखना है कि अमोनिया इज प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो NH3 प्लस H प्लस गिव्स NH4Cl। तो ये हम लोग का सिंपल सा हो गया। अब इस पर आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक पेज का चैप्टर है, छोटा सा एक वीडियो बना के हम आपको वो भी दे देंगे। तो यहां पर क्या हुआ, NH4OH, यहां पर आप देखो, आप ले लो CuSO4 प्लस NH4OH, क्योंकि भाई देखो ये NH4OH बेस है, बेसिक नेचर को शो कर रहा है। तो हम इसकी जब रिएक्शन कराएंगे, जो भी रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बनेंगे हमारा, वो पूरी कंप्लीट रिएक्शन हमारे बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया को शो करेगी। तो अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, CuOH होल ट्वाइस प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 और यहां 2 लगा दो। अब आप देखो FeCl3 प्लस
NH4OH gives Fe। ये रिएक्शन तो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री में देख ही चुके होंगे, प्लस NH4Cl। कोई भी आप जो है इसकी इक्वेशन FeCl2 के संग भी आप दिखा सकते हो, 3NH4, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव बैलेंस इक्वेशन टू शो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। तो आपके पास देखो ना बहुत सारा ऑप्शन है, आप HCl के संग एसिड की रिएक्शन दिखा दो, NH4OH के संग एसिड की रिएक्शन दिखा दो, और सिमिलरली कोई भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की NH4OH के संग इक्वेशन दिखा दो आप। तो यहां क्या बन गया आपका FeOH होल ट्वाइस प्लस NH4Cl NH4Cl, ये लो। तो ये हो गया हम लोगों का बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। ये जल्दी से रिकैप कर लेते हैं इसका। हमको याद रखना है कि अगर हम अमोनिया का मतलब बिल्कुल ड्राई अमोनिया ले रहे हैं गैसीय स्टेट में या लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं, तो वो आपका न्यूट्रल टू लिटमस होगा। ऑब्जर्वेशन में भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन अगर हम अमोनिया गैस का एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे वो बेसिक होगा। और फिर हम इनकी दोनों रिएक्शन लिख देंगे, एसिड के संग और दूसरी आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ। एनालिटिकल केमिस्ट्री में NH4OH की जितनी भी इक्वेशन है उनमें से कोई भी एक इक्वेशन हम लिख देंगे जब क्वेश्चन हमारा इस टाइप से आएगा कि राइट अ रिएक्शन टू शो बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया। अब तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये होती है आपकी रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। अब रिड्यूसिंग नेचर है मतलब कि ये मेटेलिक ऑक्साइड से मेटल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसमें भी आप ध्यान रखना, इसको भी हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज करेंगे। पहले में तो हम इसकी लेंगे यहां पर रिएक्शन विद मेटेलिक ऑक्साइड, और दूसरी रिएक्शन इसकी हम लेंगे विद क्लोरीन। अब आप ध्यान रखना यहां पर मेटेलिक ऑक्साइड, फिर से इंट्रोडक्शन पोर्शन में भी हमने ये चीज बोली थी, लेकिन हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, डिटेल में नहीं बोला था। आज इसको डिटेल में हम लोग करेंगे। आप कहोगे अरे सर मेटेलिक ऑक्साइड तो बहुत सारे होते हैं, बड़ी प्रॉब्लम होगी। हम कहेंगे नहीं, आप यहां पर याद रखना मेटेलिक ऑक्साइड जब आप लोगे, मेटेलिक ऑक्साइड, इस पर भी n नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। अमोनिया, अब अमोनिया का रिड्यूसिंग नेचर है तो ये मेटेलिक ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाटर बन जाएगा, और नाइट्रोजन गैस। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द गैस इवॉल्व। अब बस आप एक चीज यहां छोटी सी ध्यान रखना, जो करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में अक्सर बच्चा गलत करता है, कि ये जो मेटेलिक ऑक्साइड है, ये मेटेलिक ऑक्साइड आपका होगा हीटेड, यानी अमोनिया रिएक्ट्स विद अमोनिया गैस पास थ्रू हीटेड मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव रिस्पेक्टिव मेटल, वाटर एंड नाइट्रोजन गैस। और ये जो नाइट्रोजन है ये आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, गैस इवॉल्व में। बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी से तीन टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। नंबर एक तो आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, गिव बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी, ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इसमें रीजनिंग वगैरह कुछ नहीं है। तो ये मेटेलिक, अब आप कहोगे सर मेटेलिक ऑक्साइड, हम कहेंगे हाँ देखो मेटेलिक ऑक्साइड में आप CuO लेना और PbO लेना, बस दो, बस आपकी इक्वेशन तैयार। आपने कहा अच्छा सर रुकिए हम कोशिश करते हैं, जरा रिएक्शन लिखते हैं। हमने कहा वेरी गुड भाई, हम सिखा रहे हैं तो आप लिखोगे, हमें ज्यादा अच्छे से, ज्यादा खुशी होगी कि आपने बड़ी जल्दी इसको कवर कर लिया। ठीक, और बिना बैलेंसिंग कभी कोई क्वेश्चन लिखते ही नहीं है। यहां पे आप 3 कर दो, यहां पे आप 3 कर दो, इसमें 3 लगा दो, और फिर आपका यहां 2 लगा दो। तो ये आपकी कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन हो गई। और सिमिलर सेम बैलेंसिंग के साथ आप क्या करोगे, PbO की इक्वेशन भी लिख दोगे। बहुत आसान है, कोई एक इक्वेशन याद कर लो, बट बेटा ध्यान रखना विदाउट बैलेंसिंग कभी भी कोई इक्वेशन ना लिखना। ये हम कई बार मेंशन कर चुके हैं, लगभग हर वीडियो में मेंशन करते हैं। क्यों, भले ही आपके रिएक्टेंट सही है, प्रोडक्ट सही है, इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो वो आपका 0 दिला देगा।
क्यों? क्योंकि भाई इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुलफिल करेगा नहीं, तो फिर हम कैसे अपनी इक्वेशन को। अब बात यहां पर आ गई मेन चीज, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है हम बार बार उसको रिपीट करेंगे, बार बार हम आपको बोलेंगे हीटेड, यहां पर भी हीटेड। अब बात आती है यहां पर इनके ऑब्जर्वेशन की। अब इसके ऑब्जर्वेशन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। आप देखोगे यहां पर बुक में दिया है ब्राउन कॉपर, लेकिन आप यहां पर ध्यान रखना, भरोसा रखो हम पर, यहां पर काउंसिल में ब्राउन की जगह पर एक्सेप्टेड होता है पिंक मेटल कॉपर। कॉपर का कहीं भी ऑब्जर्वेशन आ जाए आपका पिंक मेटल कॉपर, पिंक मेटल कॉपर। और लेड के केस में आपका होता है सिल्वरी ग्रे मेटल। बेटा इनमें वेरिएशन मत करना, अगर आप मेरी बात मानो तो। कॉपर के केस में पिंक मेटल कॉपर, लेड में सिल्वरी ग्रे मेटल फॉर्म्ड। तो ये छोटा सा हम लोगों का हो गया रिड्यूसिंग नेचर का पहला पार्ट, यानी कि इसका पहला पार्ट हो गया हम लोगों का विद मेटालिक ऑक्साइड। अब जरा हम लोग दूसरी बात करते हैं विद क्लोरीन, क्लोरीन के साथ। तो अब आप देखो जरा, हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं NH3 plus Cl2 gives NH4Cl। भाई क्लोरीन के संग रिएक्शन करा रहे हैं तो हमने इसको लिख दिया। फिर हमने एक दूसरी इक्वेशन लिखी NH3 plus Cl2 gives NCl3 plus HCl। आप कहोगे अरे इस सर को क्या हो गया भाई, रिएक्टेंट सेम लिखा है, प्रोडक्ट अलग अलग दिखा रहे हैं, भाई ये तो सर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। हम कहेंगे नहीं, अभी हमने इन दोनों इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। और अब आप बैलेंस देखो, यहां 8 कर दो, यहां 3 कर दो, ठीक, यहां 6 कर दो। फिर जब हम लोग, अब आप देखो यहां पे सेकेंड वाली इक्वेशन में, यहां पे आप 3 कर दो। अब आप देखो ध्यान से, और HCl की जगह पे 3 कर दो। अब आप देखो ध्यान से, भाई देखो हम लोगों ने क्या किया, यहां पे दोनों केस में अमोनिया की रिएक्शन कराई है क्लोरीन के संग। भाई रिएक्टेंट हमारे सेम है, लेकिन रिएक्टेंट में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। आप कहोगे अरे सर पहले वाले में अमोनिया ज्यादा ली है हम लोगों ने। हमने कहा वेरी गुड, यानी कि पहले वाले में हम एक्सेस अमोनिया ले रहे हैं, और दूसरे वाले में आप देखो क्लोरीन 1 पार्ट लिया था, और सॉरी अमोनिया 1 पार्ट लिया था, क्लोरीन को 3 पार्ट लिया है, मतलब एक्सेस में। तो यहां पर इस क्लोरीन के संग हमको 2 इक्वेशन याद रखनी है, और ये आप ध्यान रखना, स्टेटमेंट जो भी आएगा क्वेश्चन में उसको 2-3 बार पढ़ लेना, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, क्लोरीन पास थ्रू एक्सेस अमोनिया, दोनों में सेम यही चीज आएगी। सिमिलरली एक्सेस अमोनिया रिएक्ट्स विद क्लोरीन, या अमोनिया गैस पास थ्रू एक्सेस क्लोरीन। बस आपको ये देखना है कि एक्सेस में क्या चीज है। अब हम लोग बात करते हैं अगर इनके ऑब्जर्वेशन की, तो देखो जब आपने एक्सेस में अमोनिया लिया है क्लोरीन के संग, तो भैया बहुत सिंपल है, NH4Cl, जो आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो, डेंस वाइट फ्यूम्स, डेंस वाइट फ्यूम्स। अब इस पे आप ध्यान रखना, क्योंकि इस पे हम लोग अक्सर नंबर काट देते हैं, बच्चा लिखता है येलो लिक्विड, वो है येलो एक्सप्लोजिव लिक्विड। तो इसको जरा हम यहां पर, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये हम इसको येलो एक्सप्लोजिव लिक्विड फॉर्म्ड। अगर आपको नाम नहीं लिखना है आप मत लिखना, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में जरूरी नहीं होता आप कंपाउंड के नाम लिखो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ द केमिकल कलर चेंज, तो आप जो भी कलर चेंज है वो लिख दो। तो ये हो गया हम लोग की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अमोनिया। तो उम्मीद है तीनों प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब यहां पर एक छोटी सी चीज बचती है, और वो है आपके यूजेस ऑफ अमोनिया। वैसे तो नॉर्मली कंपाउंड के यूजेस नहीं है सिलेबस में, लेकिन यूजेस ऑफ अमोनिया की अगर हम बात करें
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा है तो आपने ध्यान दिया होगा, वहां पर हम लोगों ने दो चीजों को डिफरेंशिएट करा था। केमिकल प्रॉपर्टीज तो हो गई, अब हम बात करेंगे अमोनिया के यूजेस की। यूजेस ऑफ अमोनिया। तो हम लोगों ने बात करी थी दो चीजों की, कि एक था हमारा लिक्विड अमोनिया और एक था हमारा लिक्कर अमोनिया। दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों के यूजेस अलग अलग है, दोनों पे रीजनिंग आती है और करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट में आता है। अब देखो, लिक्कर अमोनिया सिंपल सा कुछ नहीं होता है, ये आपका होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर। या एक्वस सॉल्यूशन आपने लगा दिया है तो आप वाटर ना भी लिखो चलेगा। मतलब आपने कहा सर इसका मतलब ये, हमने कहा वेरी गुड। लिक्कर अमोनिया एक्चुअल में और कुछ नहीं है, लिक्कर अमोनिया सिंपल सा आपका NH4OH होता है। और ये लिक्विड अमोनिया, पहले ये डिफरेंस समझ में आ जाए फिर यूजेस आप बड़े आराम से याद कर लोगे। ये लिक्विड अमोनिया ये होता है अमोनिया गैस इन लिक्विड फॉर्म। हमको मालूम है कि अमोनिया जो है वो आपकी गैसीय स्टेट में होती है, काफी अमोनिया गैस कैन इजीली भी लिक्विफाई, बहुत आसानी से लिक्विफाई हो जाती है, उसको आप अंडर प्रेशर करके लिक्विड में कन्वर्ट कर लो। तो मतलब इसमें समझ लो जो स्टेट चेंज होगी अमोनिया की वो आपकी लिक्विड अमोनिया होगी। और यहां पर क्या होगा, आप अमोनिया का सोल्यूशन बना दोगे वाटर में, तो अमोनिया गैस इन लिक्विड फॉर्म अंडर प्रेशर। आप कहोगे अरे सर आप तो यूजेस बता रहे थे ये लिक्विड अमोनिया और लिक्कर अमोनिया। हमने कहा हाँ, क्योंकि दोनों ही तो अमोनिया के फॉर्म हैं, दोनों के यूजेस भी अलग अलग हैं। तो आप एक चीज ध्यान रखना, जो अमोनिया गैस को जब हम लिक्विड स्टेट में यूज करेंगे तो हम इसको जब लिक्विड स्टेट में लेते हैं तो यूज्ड इन आइस प्लांट्स, इसको हम लोग आइस प्लांट्स में लेंगे। और अभी इनकी रीजनिंग पे आते हैं। और जब लिक्कर अमोनिया की हम बात करेंगे तो ये हमारा होता है यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट। अब भाई क्लींजिंग एजेंट का काम क्या होता है, किसी चीज को साफ करना। साफ करने का मतलब गंदगी बनी लगी हुई थी उसमें, आपने कोई जो भी क्लींजिंग एजेंट उसको डाला, वो गंदगी क्या हो गई, उसमें डिसॉल्व हो गई। तो वही चीज अब डिसॉल्व हुई, आपने पानी से फ्लो किया वो बह गई। तो यही चीज है कि क्लींजिंग एजेंट की तरह इसको हम क्यों यूज करते हैं। कोई भी ऑयल है, फैट है, ग्रीस है, वो चीजें हैं, अगर उस पर आप NH4OH डाल दोगे तो ये NH4OH क्या करेगा, उस ऑयल, फैट, ग्रीस को डिसॉल्व कर लेगा, या थोड़ा सा अच्छा टर्म आप यूज करो, इमल्सिफाई कर देगा। और क्या होगा, आपका दाग साफ हो जाएगा। तो इसलिए इसको हम एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज करते हैं। व्हाई, बिकॉज NH4OH या लिक्कर अमोनिया आप लिख सकते हो, लिक्कर अमोनिया इमल्सिफाई, या आप यहां पर डिसॉल्व, कोई भी एक टर्म लिख देना, यही की टर्म हम लोग ढूंढते हैं, इमल्सिफाई और डिसॉल्व्स ऑयल, फैट्स और ग्रीस, ऑयल, फैट्स और ग्रीस। अब देखो, अब बात आ गई कि यूज्ड इन आइस प्लांट्स। अब जब हम आइस प्लांट में अमोनिया को यूज कर रहे हैं तो हमने देखा कि उसका लिक्विड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं। अगर मान लो कोई गैस बहुत डिफिकल्टी के साथ आपका लिक्विफाई हो रही हो, तो क्या, जब आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते हो तो आप उसको यूज कैसे करोगे। लेकिन यहां पे हमने देखा कि अमोनिया गैस को हमने लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है और तब आइस प्लांट में यूज किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर अमोनिया गैस को हम आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका
क्वेश्चन आ गया व्हाई। तो आपने यहां इसके आंसर में क्या लिखा कि अमोनिया गैस, बिकॉज अमोनिया गैस कैन easily be liquefy under pressure, बहुत आसानी से। अब इसमें दो चीजें होती, पहली चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज अमोनिया गैस का जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है वो काफी हाई होता है। तो ये क्या हो गया, इट हैज हाई लेटेंट हीट ऑफ, ये बस आपको सिंपल सा याद करना है, वेपोराइजेशन। और एक पॉइंट और छोटा सा है, आप इसमें से कोई भी दो पॉइंट मिला के लिख देना कि भाई एक तो हो गया कि इसको हम आसानी से लिक्विफाई कर सकते हैं क्योंकि हम लोग लिक्विड अमोनिया को यूज ही कर रहे हैं, दूसरा इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है, और तीसरी चीज क्या होती है कि अमोनिया गैस इज हाईली वोलाटाइल। बेटा एक चीज आप ध्यान रखना कि तीनों में से कोई दो पॉइंट जरूर लिख देना, एक पॉइंट मत लिखना, दो पॉइंट लिखना, कोई भी दो, तीनों में से कोई दो पॉइंट लिख देना आप। तो ये हो गया जब हमने अमोनिया की कुछ स्पेशल फॉर्म्स ली कि हमने लिक्विड अमोनिया ले लिया, हमने लिक्विड अमोनिया ले लिया। इसके अलावा अमोनिया के कुछ अदर यूजेस भी होते हैं, अदर यूजेस। आपने नाम सुना होगा यूरिया का, अमोनियम सल्फेट का, आपको अगर सर फर्टिलाइजर्स होते हैं, हम कहेंगे वेरी गुड, वो सारे अमोनिया से ही बनते हैं। तो इसमें एज अ फर्टिलाइजर, हम अमोनिया को एज अ फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल आपने देखा होगा, अभी हम लोगों ने कैटालिटिक ऑक्सीडेशन पढ़ा था, NH3+O2 gives NO+H2O, सेम यही क्वेश्चन हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की जस्ट स्टार्टिंग रिएक्शन के फॉर्म में देखा था। तो यहां पे हम उन कुछ कंपाउंड्स की प्रिपरेशन में भी इसको यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज एज अ एक्सप्लोजिव, आप कहोगे हैं सर अमोनिया गैस एक्सप्लोजिव, हम कहेंगे नहीं, अमोनिया एक्सप्लोजिव नहीं होती है। हम अमोनिया से जब अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे तो ये एक्सप्लोजिव होता है। एज अ फर्टिलाइजर यहां पे हमारा यूरिया, अमोनियम सल्फेट तो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर होता है आपका। तो ये इसके कुछ वर्सटाइल यूजेस हो गए, लेकिन आपको मेन फोकस करना है इस लिक्विड अमोनिया और लिक्विड अमोनिया पर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनिया। आप वीडियो को एंजॉय करो, अगर पसंद आया है तो आप जानते हो आपको क्या करना है। अगले वीडियो में कुछ और यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।